हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोज सैनी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेस में। तो आ जाइए सब लोग और शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके पहले वाले जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनमें आपने दो टाइप की अभिक्रियाएं पढ़ भी ली थी, संयोजन और वियोजन। साथ में मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, यानी एक्टिविटी सीरीज। उस एक्टिविटी सीरीज में अपन ये समझा था कि जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स यानी मेटल्स होती हैं उन्हें उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी आप एक्टिविटी सीरीज को देखकर ये पता लगा सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसें या पदार्थ होते हैं उनसे कोई मेटल तो आसानी से क्रिया कर पाती है और कोई नहीं कर पाती। तो इसी आधार पर हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग भागों में तत्वों की क्रियाशीलता को अलग अलग भागों में बांट रखा है। कोई ज़्यादा क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है, तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए सब लोग और शुरू करते हैं आज का सेशन। विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? बात करें केवल विस्थापन का यानी डिस्प्लेस का, तो विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। टू डिस्प्लेस यानी हटा देना। यानी विस्थापन अभिक्रियाओं में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। यानी बहुत सारे तत्व या यौगिक ऐसे होते हैं जो एक साथ में अलग अलग तत्वों को विस्थापित कर देते हैं और उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म में समझें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव यानी ज़्यादा क्रियाशील मेटल कम क्रियाशील मेटल को उसके यौगिक यानी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो आयरन है यानी लोहा और एक कॉपर है। तो आप जानते हैं कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है। तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड में से हटाने की यानी विस्थापित करने की कैपेसिटी रखता है। तो चलो पहले अपन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु द्वारा कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दिया जाता है अर्थात हटा दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो भी यौगिक में दे रखा है उस यौगिक में जो भी तत्व या परमाणु कम रिएक्टिव है उसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू कॉपर प्लस FeSO4। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में ये कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड की फॉर्म में है
और आयरन अकेला सिंगल मेटल या सिंगल आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है उसमें आयरन का नाम ऊपर है यानी मध्यम क्रियाशील में, और कॉपर का नाम कम क्रियाशील में है यानी ये इससे कम क्रियाशील है। तो ये जो आयरन है ये इसको हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। तो इसको हटा दिया तो ये कॉपर तो अकेला हो जाएगा और ये इसकी जगह आ गया तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड। अगर हम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि जिंक से ज़्यादा जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसको हटा देगा तो ये कॉपर तो अकेला आ जाएगा और ये जिंक इसके साथ मिलकर बना लेगा जिंक क्लोराइड। यानी विस्थापन अभिक्रियाओं में हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्रियाशील मेटल या एटम जो भी है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, लेकिन ज़्यादा क्रियाशील को कम क्रियाशील नहीं हटा सकता। जैसे अगर इसमें यूँ आ जाती कि कॉपर प्लस FeSO4, तो इस अभिक्रिया में इधर अगर आपसे कुछ पूछा जाता तो ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी। ये अभिक्रिया पॉसिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस अभिक्रिया में कॉपर आयरन को विस्थापित करने वाला है जो कि नहीं कर सकता। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस जो फर्क है वो केवल इतना सा है कि विस्थापन अभिक्रिया में तो ज़्यादा क्रियाशील एलिमेंट कम क्रियाशील को हटा देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी देखो विस्थापन और द्विविस्थापन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। विस्थापन और द्विविस्थापन में जो मेन डिफरेंस है वो केवल इतना है कि विस्थापन में तो ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से हटा देती है यानी विस्थापित कर देती है। जबकि बात अगर अपन डबल डिस्प्लेसमेंट की करें तो यहाँ पर दोनों पूरे यौगिक यानी कंपाउंड होते हैं और वो अपनी जगह चेंज कर देते हैं। यानी इनमें कंपाउंड्स के अंदर जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन वो अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। आगे वाले के नेगेटिव की जगह पीछे वाले का नेगेटिव आ जाता है और आगे वाले के पॉजिटिव की जगह पीछे वाला पॉजिटिव चला जाता है। इस तरह से वो अपनी जगह एक्सचेंज करके नए नए यौगिक बना लेते हैं। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी देखो डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान होता है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी उसके अंदर जो आपने विस्थापन पढ़ी उसमें तो एक तो यौगिक था और एक सिंगल एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों पूरे यौगिक यानी कंपाउंड होंगे और उनके जो आयन यानी धनायन और ऋणायन होते हैं वो अपनी जगह चेंज करेंगे। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल की तो देखो जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो इसमें क्या होगा, ये कॉपर ये प्लस वाला धन आयन है +2 और ये -2 होता है, ये +1 और ये -1, तो इसके धन आयन की जगह तो इसका धन आयन चला जाएगा और इसके ऋण आयन की जगह ये चला जाएगा, मतलब ये एक्सचेंज कर लेंगे। तो क्या होगा
ये कॉपर तो NOH के साथ OH के साथ मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा CaOH2, और Na सोडियम के साथ जुड़कर Na2SO4 बना लेगा। देखो अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं। देखो ये कॉपर सल्फेट कैसे बना हुआ है, CuSO4 और SO4 -2, Cu+2 और SO4 -2 से बना हुआ है। और अगर NaOH की बात करें तो Na+ और OH-, इस तरह से ये बना हुआ है। यानी अभी तो इसके साथ ये है और इसके साथ ये है, लेकिन ये क्या करेंगे, जगह एक्सचेंज करेंगे। यानी इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, तो CuOH2, देखिए वैलेंसी इधर नीचे आ जाएगी तो CaOH2 बन जाएगा, और Na और ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो यानी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उनमें ये दोनों पूरे पूरे कंपाउंड होते हैं, और इन कंपाउंड के बीच ये जो आयंस पाए जाते हैं ये अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। यानी देखो इस अभिक्रिया में यहाँ पर ये Ag+ और Cl- इस तरह से तो ये बना हुआ है, और इसको देखो आप ये Na+ और NO3- ऐसे ये बना हुआ है। तो यानी अभी तो इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, लेकिन इनके आयंस चेंज होंगे। तो आयंस चेंज होंगे यानी इसका धन आयन तो इसके ऋण आयन से जुड़ जाएगा और इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ जाएगा। तो Ag और NO3 मिलके तो बना लेंगे AgNO3, और Na और Cl मिलके बन जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं जो होती हैं जो द्विविस्थापन में आती है इनके बीच आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि इसका प्लस तो इसके प्लस की जगह आ जाएगा, जैसे यहाँ पर Na था इसी जगह Ag आ गया तो AgNO3 बन गया, और इसके माइनस की जगह इसका माइनस तो Ag के साथ पहले Cl था, इसकी जगह NO3 आ जाएगा तो AgNO3 बन जाएगा। यानी इन सारी अभिक्रियाओं में दो कंपाउंड्स होते हैं और उनमें आयनों का एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। अगर अपन इसको कंपेयर करें विस्थापन से, तो विस्थापन में क्या था, विस्थापन में आपने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल पढ़ा, इस तरह का पढ़ा, यानी आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर रहे हैं। अब आप इसमें ध्यान दो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एक तो कंपाउंड है और दूसरा क्या है, केवल एक सिंगल एलिमेंट है विस्थापन में। तो जबकि यहाँ पर आप देखो दोनों ही कंपाउंड यानी दोनों ही यौगिक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में तो दो यौगिकों के बीच आयन एक्सचेंज होते हैं। और अगर बात करें केवल विस्थापन की, तो विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, हटा लेता है। तो आप इसको लिखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अगर अपन बात करें कंपैरिजन की, तो अपन इसको कंपैरिजन में समझते हैं, एक बार अपन को जल्दी समझ में आएगा। देखो एक तो ऊष्माक्षेपी और एक हम बात करें ऊष्माशोषी। तो देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब तो क्या होता है, देखो ऊष्मा का मतलब तो ऊष्मा या ऊर्जा के दो, ठीक है। तो इसमें तो ऊष्मा या ऊर्जा, क्षेपी का मतलब होता है निष्कासन, बाहर निकलना। तो यानी इसमें तो ऊष्मा बाहर निकलती है, निष्कासन होता है, यानी ऊष्मा का प्रोडक्शन होता है, ऊष्मा बनती है बाहर निकलती है। और अगर बात करें इसकी, तो इसमें जो हीट होगी यानी ऊष्मा जो होगी या फिर जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, ये क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। अब्जॉर्ब यानी आप इसको बोल सकते हैं अवशोषित। यानी इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है कि
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तो ऊष्मा या ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है। और अगर बात हम करें ऊष्मा शोषी की, तो ऊष्मा प्लस शोषी, ऊष्मा का अवशोषण, यानी इसके अंदर ऊर्जा अवशोषित होती है, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो आप यहाँ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हो, कंजप्शन ऑफ एनर्जी या हीट, एनर्जी या हीट, यानी इन रिएक्शंस में एनर्जी या हीट जो होती है वो अवशोषित होती है, उसका अवशोषण होता है और इसके अंदर प्रोडक्शन होता है। तो चलिए अपन समझते हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डेफिनेशन लिखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो फर्स्ट हम इसमें डालेंगे, फर्स्ट कैसे डायरेक्ट डालो आप, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा का निष्कासन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का निष्कासन कह दो या उत्सर्जन कह दो, ऊष्मा या ऊर्जा का निष्कासन या उत्सर्जन यानी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे आपको पता है अपन खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एनर्जी के रूप में ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है, लेकिन वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में एनर्जी देने के लायक नहीं होता, हमें एनर्जी देनी पड़ती है एटीपी की फॉर्म में। अब उस एटीपी को एटीपी बनाने के लिए, यानी ग्लूकोज को एटीपी बनाने के लिए हमें उस जो ग्लूकोज है उसका अपघटन करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसे तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तोड़ने के प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, यानी सांस लेते हैं हम। तो जो श्वसन की अभिक्रिया होती है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसी तरह लकड़ी का जलना, आपको जब लकड़ी जलती है, कोयला जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। अपन अंगीठी पर कोयला जला के, लकड़ी जला के, या फिर घर में जो एलपीजी होती है वो जलाकर खाना पकाते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, उसी हीट में हम लोग खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो सारी अभिक्रियाएं होती है जिनमें किसी न किसी रूप में एनर्जी या हीट का निष्कासन होता है। जैसे अपन फर्स्ट एग्जाम्पल माने तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन, यानी जो सांस लेने का प्रोसेस है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप जो खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, बॉडी में इकट्ठा रहता है। अब आप जब सांस लेंगे तो आप ऑक्सीजन गैस लेंगे, जब ये ऑक्सीजन गैस इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी तो इसमें आपको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ में ऊर्जा निकलती है एटीपी की फॉर्म में, और ये जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है वही हमारे शरीर में काम करने के काम आती है। यानी हम जो दिन भर काम करते हैं वो इन एटीपी अणुओं की वजह से ही करते हैं। हमारी बॉडी एक एक एटीपी अणु लेती रहती है और हमारी एनर्जी काम में आती रहती है। जब समस्त एटीपी अणु हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं तो हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। इसीलिए ये जो रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी का निष्कासन, एनर्जी बाहर आ रही है, एनर्जी मिल रही है हमें, इसलिए ये भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखो बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले का दहन के दो या कोयले का जलना के दो, कोयले का दहन। तो जो कोयले के जलाने का प्रोसेस होता है
वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो कोयले का मतलब कार्बन, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देता ही है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है, और ये हीट प्रोड्यूस करता है, इसी हीट में हम लोग खाना भी पका सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप खाना पका रहे हो, उसका मतलब उसके अंदर आपके बर्तनों को गर्म करने के लिए हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे जितने भी प्रोसेस है जिसके अंदर आप फ्यूल जलाते हैं, जैसे मान लो नेचुरल गैस का दहन जो होता है वो, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है जिनके फलस्वरूप एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है, वो सारे के सारे ऊष्माक्षेपी के एग्जाम्पल होते हैं। इसे नोट करें, उसके बाद चलेंगे ऊष्माशोषी की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ। तो देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जितनी भी आपने डिकम्पोजिशन यानी वो अपघटन के अंदर अभिक्रियाएं पढ़ी थी, वो सारी की सारी ऊष्माशोषी होती हैं, क्योंकि पदार्थों को तोड़ने के लिए हमेशा हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने डिकम्पोजिशन में पढ़ा था कि कुछ अभिक्रियाएं सनलाइट में होती हैं, यानी उनमें पदार्थों का ब्रेक डाउन करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। कुछ में हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उनको गर्म करके उनका ब्रेक डाउन करते हैं, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी थी जिनमें पदार्थ आसानी से टूटता नहीं है, आसानी से उनका ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर देकर गर्म करना पड़ता है। तो वहाँ पर हीट के फॉर्म में यानी टेम्परेचर देकर या फिर सनलाइट में या इलेक्ट्रिसिटी देकर पदार्थों का हमने अपघटन करा था। तो वो सारे के सारे जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो सारी की सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं उनमें ऊष्मा किसी भी रूप में अवशोषित हो सकती है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण, ऊष्मा यानी ताप, विद्युत या सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि पदार्थ को डायरेक्ट गर्म करके ही तोड़ा गया हो, उसका डिकम्पोजिशन धूप में भी हो सकता है, सनलाइट में भी हो सकता है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है। जैसे देखो आयरन सल्फेट को ब्रेक डाउन करना है यानी इसको तोड़ना है तो हमें हीट यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में चेंज होगा। जितने भी एग्जाम्पल हमने डिकम्पोजिशन में पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे एक आपने पढ़ा था AgCl वाला, इसमें आपने देखा था कि जो सनलाइट है यानी धूप में भी ये टूटकर Ag और क्लोरीन गैस यानी Cl2 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें पदार्थों का अपघटन किसी न किसी टाइप की एनर्जी से होता है वो सारे के सारे ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइज का मतलब, देखो न्यूट्रलाइज यानी उदासीन का मतलब खत्म होना, जीरो। यानी ये वो अभिक्रियाएं होती है जिनमें अम्ल
और क्षार आपस में मिलके लवण और जल बनाते हैं। जब हम अम्लों और क्षारों को आपस में मिलाते हैं, एसिड और बेस को जब आपस में मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और एकदम नए पदार्थ बनते हैं, यानी सॉल्ट और वाटर। तो नए पदार्थ बनते हैं। इसीलिए ये जो अभिक्रियाएं हैं ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती है, यानी जब अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं तथा नमक और जल प्राप्त लवण और जल प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इन्हें उदासीनीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को उदासीन यानी जीरो कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अब वो डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार मिलकर लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार, अम्ल को बोलेंगे एसिड और ये होते हैं बेस। अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसी कारण इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं और एकदम नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम लवण और जल कहते हैं। तो यहाँ पर उदासीन हो रहे, एक दूसरे के गुण खत्म हो रहे हैं, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ये दुनिया का सबसे प्रबल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी अभिक्रिया दुनिया की सबसे प्रबल क्षार NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो देखो क्या होगा, ये Na और Cl मिलके तो NaCl बना लेगा और बन जाएगा H2O। यानी इस अभिक्रिया में आप देखो, अम्ल और क्षार ने मिलके लवण, देखो नमक एक प्रकार का लवण सोल्ट होता है, तो नमक और जल बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, एक उदासीनीकरण। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर जो नया पदार्थ मिलेगा, ना तो वो अम्ल के गुण रखेगा ना वो क्षार के गुण रखेगा, एक दूसरे के गुण कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल करें, जैसे मान लो सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी अभिक्रिया मान लो KOH, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इन दोनों से कराएं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी K और SO4 मिलके तो बना लेंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और H और OH मिलके हमेशा ही H2O बनाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यानी देखो, जो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती है उनमें एक तो एसिड यानी अम्ल होता है और एक बेस यानी क्षार होता है, और अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी वजह से इसे न्यूट्रलाइज इक्वेशन या वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को उदासीन करते हैं
तो एकदम नए पदार्थ बनते हैं जो अम्लों से भी भिन्न होते हैं और क्षारों से भी भिन्न होते हैं। यानी जो लवण और जल यानी सॉल्ट और वाटर बनते हैं, इनमें सॉल्ट और वाटर दोनों के ही गुण बिल्कुल भी एसिड और बेस के जैसे नहीं होते, एकदम अलग पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर एसिड और बेस एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसीलिए ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ में क्लासों को शेयर करते हुए चलें ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा और हम आपके लिए और बेटर से बेटर टॉपिक्स लेकर, कंसेप्ट लेकर आएंगे हर बार नई क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि आपको याद है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज की रात को ही 12 बजे हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। तो आप सभी को, सभी दोस्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। थैंक यू।